इस बॉक्स पर ये ऊपर फोर्स लगा और ये नीचे फोर्स
मतलब नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या होता है, ऊपर लगने वाला फोर्स इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स। तो R किसके बराबर होगा, mg। ये वाला mg कहां गया, उसको हम नहीं गिन रहे। आंसर है नहीं गिन रहे। क्यों नहीं गिन रहे, क्योंकि इसलिए नहीं गिन रहे क्योंकि हम टेबल पे लगने वाले फोर्सेस को नहीं गिन रहे, हम किसको काउंट कर रहे हैं, द फोर्सेस एप्लीकेबल ऑन द ब्लॉक, दिस ब्लॉक। इसलिए हम इसको नहीं गिन रहे। इसको कब गिनेंगे, व्हेन वी कैलकुलेट द फोर्सेस ऑन टेबल। इसलिए इसको हमसे कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ हमको इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये हमको ऑटोमेटिकली बताता है रिएक्शन कितना होगा, जितना एक्शन होगा। इसने इस पर एक्शन किया कितना, mg, तो ये इस पर कितना रिएक्शन करेगा, नहीं। तो सिंस R is equal to mg, इसके वैसे क्या ये R इस mg क्या अपोजिशन है, नो। देखो बहुत सारे mg हो गए, इसीलिए मैं फंडा आपका क्लियर करना चाहता हूं कौन सा mg क्या है। इस पर ये लगने वाला mg बताओ ये क्या है, लगाने वाला कौन, R। किस पर लग रहा है, ब्लॉक, ये वाला इस पर लग रहा है ब्लॉक, ठीक। ये mg क्या है, ये अर्थ ने इस पर फोर्स लगाया, उस फोर्स को उसने क्या किया, क्या उसने यूज करके उसका एक्सीलरेशन बनाया या उसने एक्सीलरेशन में कुछ यूज नहीं किया और उस फोर्स से अगली बॉडी को दबा दिया। क्या हुआ, आंसर है उसने अगली बॉडी को दबा दिया, क्योंकि इसके पास एक्सीलरेशन नहीं है तो इसने क्या किया, इस बॉडी को दबा दिया। कितने फोर्स से, वही तो इसको मिला, इसीलिए ये भी कितना, mg। तो ये mg क्या है, ये mg वो फोर्स है जिससे ये ब्लॉक इस टेबल को दबा रहा है। ये अब इस mg और इस mg में अंतर समझ आया। फिर से ये mg कौन सा है, अर्थ लगा रही है, किस पर लगा रही है, ब्लॉक। ये mg क्या है, फोर्स लगा रहा है, ब्लॉक किस पे लगा रहा है, टेबल। दिस इज एक्शन बाय ब्लॉक ऑन दी टेबल। थर्ड लॉ से इस एक्शन का क्या पैदा होगा, रिएक्शन। रिएक्शन किस पे होगा, जिसने एक्शन किया, इसने एक्शन किया, इसलिए इस पर क्या पैदा हुआ, रिएक्शन। उल्टा, इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए इस रिएक्शन की वैल्यू भी कितनी हो गई, mg। तो ये mg फोर्स किसने लगाया, टेबल में, किस पर लगाया, सारे mg क्लियर हुए, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है कि कौन सा क्या है। अब अगर जब मैं आपसे पूछूंगा कि नेट फोर्स ऑन दी ब्लॉक कैलकुलेट करो, तो आप इसको नहीं दोगे, एनी फोर्स ऑन दी टेबल आप नहीं दोगे, सिर्फ किसको लोगे, फोर्सेस ऑन दी ब्लॉक। जब मैं पूछूंगा फोर्स ऑन दी टेबल बताओ, तो किसके फोर्स नहीं लोगे, ब्लॉक के। ये बिल्कुल याद रखना, ठीक है। इसको अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में कि आप जिस बॉडी पर फोर्स डालना चाहते हैं, मेहरबानी करके उसी के फोर्स लीजिए, इधर उधर का मत, ठीक है। लोगों को बहुत आदत होती है। तो ठीक, इस पर फोर्स हमने लिया, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ रिएक्शन। दो फोर्स पे लग रहे हैं और ये बॉडी नहीं चल रही है, तो R इक्वल टू mg, ये हो गया। अच्छा ठीक है। अब इसमें अप्लाइड फोर्स कौन कौन से हैं, आंसर है एक फोर्स आपने लगाया था और एक फोर्स हमने अप्लाई किया, ये दोनों अप्लाई है। क्योंकि ये फोर्स है इसलिए इस फोर्स से ये बना नहीं, तो ये क्या है, रिएक्शन का फोर्स। ये वाला फोर्स, अगर हम ये फोर्स नहीं लगाते, इसका इंटेंशन ऑफ मोशन नहीं होता, तो ये फोर्स नहीं बनता। तो ये भी कैसा है, रिएक्शनरी फोर्स। हमने एक एक्शन किया, उसके सामने रिएक्शन पैदा हुआ, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ताकि जब भी आपके सामने कोई सिचुएशन आएगी, स्टोरी आएगी, तो आपको उसमें जो भी फोर्सेस बनाने हैं, उसमें आपको प्रिंसिपल याद आएगा। अगर आप
यहाँ फोर्स खींचूं कि नहीं खींचूं, इसकी डायरेक्शन इधर रखूं कि इधर, क्यों, ये सब आप पढ़ेंगे, सब क्लियर होगा। ओके, ये बना। अच्छा, अब यहाँ पर ये कौन है, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, और ये कौन है, फ्रिक्शन। इन दो फोर्सेस को हम कंसीडर कर रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस से इस ब्लॉक पर रिएक्शन हो रही है। तो हमने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला। रिजल्टेंट किस तरह से निकाला जाएगा, अगर रिएक्शन के फोर्स का वेक्टर हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, आर, ये फ्रिक्शन का फोर्स है, ये रिएक्शन का फोर्स है। रिजल्टेंट बनाने के लिए पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया, पैरेललोग्राम कंप्लीट करके ये रिजल्टेंट बनाया, डायगोनल, दिस इज रिजल्टेंट। ये किसका रिजल्टेंट है, तो आंसर है ये रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसका रिजल्टेंट, रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसका रिजल्टेंट है। तो ये रिजल्टेंट और ये रिएक्शन, इसके बीच में ये एक एंगल बनता है, दिस एंगल थीटा। ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रिक्शन को, तो ये वाला वेक्टर भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रिक्शन को। ये दोनों बराबर है। ये वाला क्या है, रिएक्शन, ये वाला क्या है, रिजल्टेंट। सो एंगल बिटवीन रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये नोट कर लेते हैं। ये वाला जो एंगल है जो फ्रिक्शन के साथ बनता है, इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं कहते। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम किसको कहते हैं, थीटा, ये वाले एंगल। तो इसमें स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि थीटा तो रिएक्शन के साथ बनता है, फ्रिक्शन के साथ नहीं बनता, फ्रिक्शन के साथ अल्फा बनता है, तो आप थीटा को एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों कहते हैं, अल्फा को क्यों नहीं कहते। इसका बड़ा सिंपल रीजन है, देखिए ये आर है, इसको मैंने ये दो तीन सिचुएशन से बनाया। ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन, ये बना एंगल थीटा। यहां पर इस फ्रिक्शन को मैंने कम कर दिया, ये फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम हो गया, अब ये बना थीटा। फ्रिक्शन और कम हो गया, ये बना थीटा। ये है अल्फा, ये है अल्फा, और ये है अल्फा। ठीक है, थीटा थीटा थीटा। इधर से इधर आइए, फ्रिक्शन बड़ा हो रहा है, कौन सा एंगल बड़ा हो रहा है, थीटा या अल्फा, थीटा, थीटा बड़ा। फ्रिक्शन बढ़ा तो कौन सा एंगल बढ़ा, थीटा। इधर से इधर जाइए, फ्रिक्शन कम हो गया, फ्रिक्शन और कम हो गया, कौन सा एंगल छोटा होगा, तो फ्रिक्शन बड़ा हो तो थीटा बड़ा होता है, फ्रिक्शन छोटा हो तो भी थीटा छोटा होता है। तो फ्रिक्शन का साथ कौन देता है, थीटा। देखिए फ्रिक्शन छोटा हो रहा है और अल्फा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, अल्फा बड़ा हो रहा है। फिर से फ्रिक्शन बड़ा हो रहा है, अल्फा छोटा होते जा रहा है। तो किस दोनों का नेचर मिल रहा है, दोनों में से किसका नेचर मिल रहा है, फ्रिक्शन से थीटा का, इसीलिए थीटा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया। तो जितना बड़ा ये फ्रिक्शन होगा, ये फ्रिक्शन ऐसा बड़ा करते जाइए, थीटा बड़ा होता जाएगा, इसलिए इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, अल्फा को नहीं। तो याद रखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन इसके बराबर ये वाला एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा माना जाता है। इसको हम थोड़ा वर्ड्स में डिफाइन कर देते हैं। Angle of friction is the angle of friction is the angle between
reaction and resultant normal reaction and resultant of friction and normal reaction. तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में होता है? नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्ट, ये दो के बीच में ये एंगल होता है। और रिजल्टेंट ये किसका है? फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का। ये क्लियर हो गया? ये आप डायग्राम बनाएंगे, इसको बनाएंगे, और थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अल्फा को न लिखने की जरूरत है न एक्सप्लेन करने की जरूरत। यू अंडरस्टैंड व्हाई थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? बिकॉज इफ फ्रिक्शन इंक्रीजेस थीटा विल आल्सो इंक्रीज। अब इस एंगल का फ्रिक्शन से क्या रिलेशन है? इसके रिलेशन को हम इस तरह से निकालते हैं। एज पर डायग्राम टेंजेंट थीटा इज इक्वल, टेंजेंट थीटा ऊपर में क्या दिख रहा है हमको? फ्रिक्शन। नीचे में क्या दिख रहा है? tan थीटा इज फ्रिक्शन अपॉन r। अब फ्रिक्शन अपॉन r, फ्रिक्शन अपॉन रिएक्शन क्या होता है? आपने लिखा फ्रिक्शन अपॉन रिएक्शन इज म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो दिस इज इक्वल टू म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने एक चीज याद कर ली, tan थीटा इज इक्वल टू v। व्हाट इज थीटा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की टेंजेंट क्या बताती है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन की टेंजेंट दिस गिव्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये रिलेशन आपको याद रखना है। ओके? एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको इस तरह से हम समझते हैं। हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है। इस प्लेन सरफेस के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये। अब हमने इसको ऐसा टेढ़ा किया। जब ऐसे टेढ़ा करते हैं, ये इंक्लाइन बनता है और ये प्लेन और ये इन दोनों के बीच में एक एंगल पैदा हुआ। ये एंगल को हम ऐसे उठा के बढ़ाते जा सकते हैं। ठीक है? इसको उठाएंगे, एंगल बढ़ते जाएगा। इसके ऊपर जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ये, इसका क्या होगा? आपको मालूम है, ये फिसल जाएगा। ऐसे तो नहीं फिसला, पर जब ऐसे उठाया तो फिसल गया। फिर से ये हमने इस पर रखा और इसको उठाया। जब हम इसको उठाते हैं तो हम इस एंगल को बढ़ाते जाते हैं। ये एंगल हमने कर दिया 10 डिग्री। फिसला क्या? नहीं, 20 डिग्री। अभी फिसला 30 डिग्री, 40 डिग्री, 41, 2, 3, 44 पे फिसल गया। तो हम क्या बोलेंगे? 44 इज या 43 इज। 43 पे लास्ट होता था, 44 पे गिर गया, 43 पे लास्ट होता था, उसको हम बोलेंगे 43 डिग्री इज द एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन पेपर एंड स्पॉन्ज। दोनों का नाम लेना। So 43 डिग्री इज एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन पेपर एंड स्पॉन्ज। समझ आया? अब हमने बोला ऐसा करो, पेपर और प्लास्टिक के बीच बताओ, तो हमने इसके ऊपर प्लास्टिक की चीज रखी। प्लास्टिक की चीज रखी और उठाया 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। What is angle of restitution between paper and plastic? This is angle of restitution. बस यही समझ में आया? तो इस चीज को हम नोट कर लेते हैं। इस एंगल को हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। इस एंगल को इंक्लिनेशन, ये क्या है? इंक्लाइन। इंक्लाइन का एंगल ऑफ
रोटेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है, एक ऐसी वैल्यू आएगी जब ये ऊपर रखा हुआ ऑब्जेक्ट स्लिप हो जाएगा। तो मैक्सिमम एंगल टिल दिस बॉडी इज एट रेस्ट is known as angle of restitution. If we increase the angle, the body will slip. ये है restitution. अब इसमें एक चीज और हमको समझ में आती है कि ये वाला मैक्सिमम एंगल है, बढ़ाएंगे तो ये गिर जाएगा। ये नीचे गिरता ही क्यों है? कौन सा फोर्स काम करता है इस पे जो ये नीचे गिरता है? तो उसका आंसर हम लोग जानते हैं, हम लोग उसका डायग्राम बहुत बार बना चुके हैं। ये एक इंक्लाइन है, इस इंक्लाइन पर हमने ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक पर ये फोर्स का काम करता है कितना mg, तो ये और ये एंगल थीटा है या अल्फा है, ये एंगल भी कितना होगा अल्फा, दिस वी हैव डन। ओके, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये कंपोनेंट कितना और ये वाला, तो इसको अलाउंग द इंक्लाइन नीचे लेकर आने की जिम्मेदारी किसकी? mg sin थीटा, वो इसको नीचे लेकर आता है। ओके, अगर mg sin थीटा इसको नीचे लेकर आता है तो इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? थीटा। जैसे जैसे अल्फा करना चाहिए अल्फा, जैसे जैसे अल्फा इंक्रीज होगा साइन अल्फा की वैल्यू बढ़ती है ऑटोमेटिकली, साइन अल्फा बढ़ेगा तो ये पूरा फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। इसका ये मतलब है जब हम इंक्लाइन को ऊपर उठाते हैं तो खींचने वाला फोर्स बढ़ते जाता है। ये फैक्ट समझ में आया? उठाने से क्या अंतर पड़ता है? खींचने वाला फोर्स बढ़ते जाता है। पूरा उठा देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 sin 90, sin 90 is 1, तो कितना हो गया? फोर्स पूरा फोर्स mg लगेगा। इंक्लाइन पे mg से कम लगता है क्योंकि साइन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। ओके, ये mg sin अल्फा इधर लगता है, जैसे ही इसका टेंशन नीचे आने को होता है फ्रिक्शन किधर डेवलप हो जाएगा? इन दी अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ फ्रिक्शन डेवलप हो गया, फ्रिक्शन। ओके, अब फ्रिक्शन का कैरेक्टरिस्टिक हमको मालूम है, इट इज एन अपवर्ड एडजस्टिंग फोर्स। ये फोर्स डेवलप हुआ 5 न्यूटन, तो भी कितना आ गया? 5 न्यूटन। फिर हमने इंक्लाइन को बढ़ा दिया, इसको कर दिया 7 न्यूटन, तो भी कितना बन गया? 7 न्यूटन। फिर इसको और ऊंचा कर दिया, ये बन गया 10 न्यूटन, वो भी कितना हो गया? 10 न्यूटन। अब हमने थोड़ा सा और ऊंचा किया 10 to 11। जैसे ये 10 to 11 होता है चीज फिसलनी शुरू हो गई, उसका मतलब उसकी लास्ट लिमिट क्या थी? 10, उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब उस समय इन दोनों के बीच कौन सा फ्रिक्शन डेवलप होता है? लिमिटिंग। कौन सा हुआ? लिमिटिंग। मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? जब ये ऑब्जेक्ट जस्ट स्लिप होने वाला होता है, उस समय जो एंगल बनता है उस एंगल का नाम है क्या नाम? एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये वो कंडीशन है, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन। एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन अल्फा। उस समय यहां पर जो फ्रिक्शन हो रहा होगा, ये फ्रिक्शन कैसा होता है? लिमिटिंग। उस समय नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है? दिस इज R and this R is equal to mg cos alpha। ठीक है, ये सिचुएशन किस समय की है? इसमें दो चीजों को हम पहचानते हैं, दो चीजों का हमने नाम रखा है। एक, इस समय जो फ्रिक्शन हो रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन है। दूसरा, इस समय जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, ये अब यहां से हम अपना थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं। देखिए किस तरह से टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, टेंजेंट अल्फा
निकाल लेंगे। टेन अल्फा। ओके, ये समझ में आ रहा है? ऐसा करते हैं, हमारे पास क्या इक्वेशन है उसको लिखते हैं। हमारे पास पहला इक्वेशन है, देखिए mg sin अल्फा, ये किसके बराबर है? फ्रिक्शन। कैसे मालूम पड़ा आपको बराबर है? क्या? देखिए इक्वल होने के लिए ये राइट आंसर है। देखिए अगर इसमें कोई एक बड़ा होता तो ब्लॉक उस तरफ चलना शुरू कर देगा। इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इज नॉट मूविंग, उसका मतलब क्या है? किसी भी एक स्ट्राइट लाइन में इधर काम करने वाले फोर्स इक्वल टू उल्टा काम करने वाले फोर्स, ठीक है? दैट इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इसलिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन से हमको क्या मिला? mg sin अल्फा इज इक्वल टू F। उसी से हमको ये भी मिला, क्या? R इज इक्वल टू mg cos अल्फा। अगर हम यहाँ लाइन खींचते और ये दोनों फोर्स हमको मालूम होते तो वो भी दिस इक्वल टू दिस। हम उधर ही लाइन खींचते हैं इधर हमको फोर्स मालूम होता, इसलिए हमने ये दो लाइन खींची। ये इस लाइन ने हमको क्या इक्वेशन दिया? mg sin अल्फा इज इक्वल टू फ्रिक्शन। ये लाइन हमको क्या इक्वेशन देती है? ये लाइन हमको इक्वेशन देती है mg cos अल्फा, mg cos अल्फा इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये क्या बनेगा? n अल्फा इज इक्वल टू, ये बना n अल्फा इज इक्वल टू फ्रिक्शन अपॉन रिएक्शन। फ्रिक्शन अपॉन रिएक्शन कुछ सुना हुआ है? गैस। दिस इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू। म्यू का एंगल ऑफ फ्रिक्शन से क्या रिलेशन? अभी आपने किया एंगल ऑफ फ्रिक्शन से थीटा से म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, अभी किया था। तो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा एंड व्हाट इज दिस थीटा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज दिस अल्फा? एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन। tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा, therefore अल्फा इज इक्वल टू थीटा, अल्फा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है? होता है? समझ में आ रहा है कैसे यूज किया हमने? तो इसका मतलब क्या है, क्यों किया? ये बताने के लिए कि जो पहले हमने आपको बोला था थीटा इज एंगल बिटवीन रिएक्शन एंड रिजल्ट। अब जब मैंने इसको इसके ऊपर रखा और बोला कि इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट हो गया, उसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना नहीं मालूम। यहाँ पर हमको मालूम, हमने उठा के देखा और उसको नापा, ये प्रैक्टिकल चीज है और एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी। अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वही क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए अब से हम क्या करेंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करा देंगे। जैसे ही स्लाइड होने लगेगा हमको क्या पता लगेगा? एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन। और हमने थ्योरेटिकली प्रूव किया है कि वही क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर हमको बोला जाएगा कि पेपर और पेपर के बीच में एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताओ, तो हम क्या करेंगे? ये ऐसा होता है 20 डिग्री, 30, 35, फिर से 30, 31, 32, 33, 34, 35, 34 तक नहीं चला था, 35 को गिर गया, तो एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हुआ? 34। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो गया? 34। क्यों? क्योंकि हमने प्रूव किया एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन भी क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ आया? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब आप किसी भी बोर्ड सरफेस के
बीच में निकाल सकते हैं। अगली चीज क्या निकाल सकते हैं, वो और भी अच्छा है। अगली चीज हम ये निकाल सकते हैं that tangent of angle of friction is equal to mu, that is coefficient of friction। तो हम इससे coefficient of friction भी निकाल सकते हैं। समझ आया? तो इस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां तक हमने कोई चीज निकाली, व्हाट इज दैट? एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और टेंजेंट ऑफ दिस एंगल इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। टेंजेंट ऑफ दिस एंगल इज टेंजेंट ऑफ दिस एंगल इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। Tangent of this angle is coefficient of friction। तो अब आप coefficient of friction कैलकुलेट कर सकते हो और angle of friction भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है? तो ये प्रैक्टिकल में भी हम लोग इस चीज को यूज करते हैं। प्रैक्टिकल में हम ऑलरेडी लाइन प्लेट का प्रैक्टिकल आपके स्कूल में होता है। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसमें ऐसे दो पट्टियां आपस में जुड़े रहते हैं, दो फ्लैट, और यहाँ पर ऐसे स्केल लगी रहती है, उस पर डिग्री लिखी रहती है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो हम इसको जितना उठाएंगे उसकी रीडिंग हमको तुरंत ध्यान रखते जाएगा। अब इस पर हम दो सरफेस क्रिएट कर देते हैं जिन दोनों के बीच हमें फ्रिक्शन निकालना है। अगर हमको फ्रिक्शन निकालना है पेपर और रबर के बीच में, तो ये रखा, इसके ऊपर पेपर चिपकाया और ये रबर ऐसा रख दिया। अब हम इसको ऐसा उठाते हैं, ये जैसे ही 45 आता है, ये सॉल्यूशन। मान लीजिए ये एंगल आया 45, जैसे ये रबर और ये फ्रेम, रबर के ऊपर हमने फ्रेम रखा और इसको उठाया, जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 70 पर जाकर नीचे 71 पे गिर गया। तो इसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया? 70। एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन 70। वही एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, तो म्यू की वैल्यू कितनी? टेंजेंट 70। म्यू की वैल्यू कितनी? टेंजेंट 70। ठीक है? टेंजेंट 70 की हमने वैल्यू निकाल ली, दैट विल बी वैल्यू ऑफ म्यू। अब अगर किसी केस में 45 डिग्री पर नीचे गिरा तो टेंजेंट 45 कितना होता है? 1। तो उसमें फ्रिक्शन की म्यू कितना आ जाएगा? 1। म्यू निकालने से हमको क्या पता लगता है? म्यू निकालने से हमको ये पता लगता है कि हमको कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा इन दोनों चीजों को अलग करने के लिए, इस पर प्रूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो एफर्ट होता है फोर्स अप्लाइड वो किसके बराबर होता है? आंसर है फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होता है। तो फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो म्यू इंटू एन। अब अगर किसी चीज का वेट 1000 kg है और म्यू की वैल्यू है 1, अभी हमने देखा 1 से ज्यादा भी होती है, ये 70 डिग्री तक चला गया था, 45 पे से चलता तो म्यू कितना होता? 1। ये और ज्यादा 1070 इज वेरी लार्ज, 10 और समथिंग। ओके, तो ये अगर 1000 kg है और ये 1 है तो हमारा फोर्स अप्लाइड कितना हो जाएगा? इस 1000 kg को ऐसे खींचने के लिए, प्लेन सरफेस पर खींचने के लिए हमको 1000 kg है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 1000 kg। ऐसे रस्सी बांध के पूरी लगा के इधर
ये बात समझ में आई। अब हमने क्या किया, इसके नीचे रोलर लगा दिया। रोलर लगा दिए, रोलर लगाने से इसका फ्रिक्शन कम हो जाता है। मान लीजिए हमने आपको इन्फॉर्म किया कि हमने ये सरफेस को जितना कर दिया, रोलर लगा दिए, अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 हो गया, 0.2। तो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? फोर्स कितना लगाना पड़ता है? लिफ्टिंग फ्रिक्शन। लिफ्टिंग फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू इनटू आर, म्यू इनटू वेट। वेट कितना है? म्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 0.2 और वेट कितना है? 1000 इंटू 0.2 कितना हो गया? 200 kg। अब हमको इसको खींचने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 200 kg। तो यहाँ पर हमने ऐसे 200 kg लगाया, 200 और ये ऑब्जेक्ट नीचे आ गया, ठीक है। तो म्यू, इधर ध्यान दीजिए, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस बात का फैसला करता है कि हमको एफर्ट कितने लगाने पड़ेगा, हमको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। ये किस पर डिपेंड करता है? कि म्यू की वैल्यू क्या है। अगर दोनों सरफेसेस चिकनी है तो म्यू की वैल्यू कम होगी, तो लगाया जाने वाला फोर्स भी कम हो जाएगा उसी फोर्स के लिए। तो इस तरह से एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन और ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू, ये सब आपस में रिलेटेड। अब हमारे पास एक बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट है। एक इंक्लाइन को ऐसा उठाओ जैसे कोई चीज स्लिप होनी शुरू हो गई, हमको सारी चीजें बोल, एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू, और उससे जब भी हमसे पूछा जाएगा इतने वेट को इसकाने के लिए कितना वेट लगेगा, हमको मालूम। अब हमने क्या किया, हमने एक पेपर का टुकड़ा लिया जिसमें बोल है और उसको यहाँ लगा दिया। उसको यहाँ लगाने के बाद इसको ऐसा उठाया, वो नहीं गिरता, 90 डिग्री आ गया, नहीं गिरता। तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? 1090। हाउ मच इज 1090? वेरी बैड। Yes, that is infinity. ठीक है, तो उसके बीच में न्यू टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट 90 की वैल्यू क्या हो गई? इन्फिनिटी। तो फ्रिक्शन कितना हो गया? इन्फिनिटी। तो इसीलिए इसको हटाने के लिए हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? दैट इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जितने भी एडहेसिव होते हैं, गम है, फेविकोल है, इन सब में फ्रिक्शन होता है, बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है कि उसका कोएफिशिएंट कैसा हो जाता है? इन्फिनिट या अनडिफाइंड। ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मुझे एक दो न्यूमेरिकल करके बताइए। आज से 5000 साल पुरानी बात है, जिस समय पिरामिड बने थे। पिरामिड के टॉप फ्लोर में हमने देखा एक पत्थर लगा हुआ, वो जमीन से 100 मीटर ऊपर है, 100 नहीं होगा, 50 मीटर ऊपर है। उस एक सिंगल पत्थर का वजन 10,000 किलो है। 10 टन का एक पत्थर हो सकता है, बहुत बड़ा पत्थर था, और वो पिरामिड के ऊपर लगा हुआ है। पुराने जमाने में क्रेन नहीं होती थी, लिफ्ट नहीं होती थी। उस पत्थर को उन्होंने 50 मीटर ऊपर कैसे चढ़ाया? 10 टन का है, कैसे उठाया? एक आदमी, 2 आदमी, 100 आदमी, 100 आदमी का नीचे हाथ लगाने की जगह नहीं होती, उसको कैसे उठाएंगे? तो उसका तरीका हमने सोचा। क्यों सोचा तरीका? अभी आप ही सोचने लगोगे। हम ये सोचते हैं कि उन्होंने जब यहाँ तक पिरामिड बना लिया, इसके साथ में उन्होंने ये एक मिट्टी का ढेर बनाया, मिट्टी इकट्ठा करते चले गए, और ये क्या बना दिया? स्लोप, इंक्लाइन। इसका इधर एंगल कितना? 30। ऐसा स्लोप हम बना सकते हैं। और जब हम रैंप बनाते हैं तो ये रैंप है। इस रैंप के ऊपर, इस पत्थर के नीचे उन्होंने पेड़ काट के लकड़ी के बड़े बड़े तने डाल के, ये क्या बन के उनके व्हील। जब ये पत्थर ऐसा
ये सब क्या करेंगे, घूमेंगे चक्के जैसे, उसके कारण उनका फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ये जो ऐसा स्लाइड होने वाला फ्रिक्शन था वो फ्रिक्शन कम हो गया। कम होने से हम ये बोलेंगे म्यू की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि म्यू क्या होता है, फ्रिक्शन अपॉन लोड, Fr अपॉन आर होता है ना, तो म्यू की वैल्यू कम हो गई, बहुत कम हो गई। चक्के लगाने से म्यू की वैल्यू हो गई 0.5। ये दोनों चीज हो गई। अब आपको ये बताना है कि इस 10,000 किलो को खींचने के लिए उनको यहाँ कितना वेट लटकाना चाहिए। उनके पास दूसरे पत्थर के टुकड़े हैं, कितना लटकाना चाहिए, तो कैसे बनाएंगे। ये हमारा अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स जब मोशन स्टार्ट होता है, जब हम लिफ्टिंग फ्रिक्शन को पार करते हैं, तो हमारा अप्लाइड फोर्स इसके बराबर होता है, लिफ्टिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है। उसके बाद हम फोर्स बढ़ाएंगे और फिर मूव करना शुरू कर देंगे। तो हमें कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ता है मूव करने के लिए, लिफ्टिंग फ्रिक्शन के बराबर। यानी हमको यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी है, फ्रिक्शन, और कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला बोलिए, Q इज इक्वल टू, ये आपको मालूम है, फ्रिक्शन अपॉन रिएक्शन। ओके, फ्रिक्शन हमको निकालना है, तो बाकी चीजें क्या मालूम होनी चाहिए हमको, U इंटू आर, क्योंकि हमारा जो एफर्ट है वो एफर्ट हमें किसके बराबर लगाना है, फ्रिक्शन के बराबर। फ्रिक्शन नीचे, एफर्ट ऊपर, तो फ्रिक्शन के बराबर एफर्ट हमने लगाना है, और फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, U इंटू आर। अब पिछली क्लास में हमने किया था इंक्लाइन पर आर की वैल्यू क्या होती है, इंक्लाइन में आर की वैल्यू कितनी होती है, ये mg नीचे काम करता है, ये एंगल 30 है, तो ये भी 30 है, तो ये कॉम्पोनेंट कितना होगा, mg cos 30। तो रिएक्शन भी कितना हो जाएगा, mg cos 30। ठीक है, तो ये रिएक्शन की वैल्यू आ गई आर। म्यू की वैल्यू भी आपको दी गई है। अब आप बनाइए और मुझे बताइए कितना एफर्ट हमको लगाना पड़ेगा। रिएक्शन, लोड, ये रिएक्शन में एम कितना लेंगे आप, 10,000। ठीक है, 10,000 kg वेट, 10,000 kg वेट आपको ये फोर्स बताता है। जी के लिए अलग से 10 को मल्टीप्लाई मत करिए, ग्रेविटेशनल यूनिट यूज करिए। फोर्स की प्रैक्टिकल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट 10,000 kg मतलब 10,000 kg फोर्स, बस कुछ नहीं करना है। तब हमारा आंसर भी किस में आएगा, kg फोर्स में आएगा। न्यूटन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे जी से मल्टीप्लाई करके, तो आंसर भी किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। तो यहाँ पर आप 10,000 kg दैट इज वेट, उसको लेकर कैलकुलेट करिए और निकालिए कितना आया। फाइव हंड्रेड इंटू रूट 3। ओके, ऐसे निकला ये, वेरी गुड। दिस इज इक्वल टू, म्यू की वैल्यू हमने रखी 0.1, रिएक्शन कितना लेना है, mg इज 10,000 kg इंटू cos 30 कितना होता है, √3/2 यानी 1.7 अपॉन, दिस इज 0.85। ये 0.1 और ये 0.85, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आ गया,
8, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, कोई ऑब्जेक्शन? ठीक है, तो 85 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया, 85 और उसके बाद 4 जीरो, अब 1, 2, 3 प्लेसेस डेसिमल में, तो आंसर हमारा कितना आया? 850 kg। ठीक है, तो हमको यहाँ पर एफर्ट कितने देने पड़ेंगे? 850 kg। ठीक है, तो 850 kg लगाने से हम कितने kg को खींच रहे हैं? 10,000 kg। तो वहां पर हम 850 kg का पत्थर बांधेंगे और ये पत्थर ऊपर चला जाएगा। इस तरह से भारी भारी पत्थर को ऊपर ले जाएगा। अगर ये 1 टन का होगा यानी 1000 kg का, तो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 85 kg तो बहुत आसान है। एक आदमी अगर हम ले भारी 90 kg का और वो आदमी वहां रस्सी पकड़ के ऐसा लटक जाएगा, तो कितने पत्थर को खींच लेगा? कितने भार वाले पत्थर को? 1000 kg। तो एक टन का 1000 kg पत्थर को खींचने के लिए एक आदमी काफी। क्यों? क्योंकि हमने वहां एक क्रिएट कर दिया है इंक्लाइन और इसके फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम कर दी है। इस कारण से हम इसको खींच सकते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं और ये इंपॉर्टेंस है इसमें। क्या ये ठीक है? 10 टन का पत्थर है तो सब उसको उसकी लकड़ी के ऊपर कैसे चढ़ाया? हाँ, उसके लिए भी सारे इंफॉर्मेशन बना के बोला तो ऊपर कैसे चलेगा? जमीन से चलेगा। ओके, ये एक इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए खाली थोड़ी सी अकल की जरूरत है। और ये आप लोग रोज सुबह ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, एक ट्रक के पीछे खड़े हो जाइएगा, देखिएगा सुबह मजदूर आएंगे कैसे भारी भारी चीजें चढ़ाते हैं। बिल्कुल ऐसे चढ़ाते हैं। उसका एक कोना सब्बल डाल के एक कोना ऐसा ऊंचा करते हैं, उसके नीचे रोटी का टुकड़ा डालते हैं। क्या प्रॉब्लम? ठीक है, ओके, आप लोग भी कर सकते। लेकिन मुझे अभी भी ये डाउट हो रहा है कि ये इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? सोचिए। ये हमने गलत बनाया है। क्यों? एफर्ट अपॉन लोड, वो क्या होता है? फ्रिक्शन अपॉन, दैट इज इक्वल टू म्यू। म्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शन अपॉन लोड। इक्वल प्रॉब्लम। तो फ्रिक्शन किसके बराबर हुआ? म्यू इंटू आर। हाँ, तो जी ले लो। इसमें हम क्या लेंगे? जी। तो हमारा आंसर में एक टाइम आ जाएगा। फिर जब उधर मास लटकाने की बारी आएगी तो इसका फोर्स भी कितना होता है? mg। इसमें भी तो जी मल्टीप्लाई करो, या तो दोनों तरफ कर लो या दोनों तरफ से छोड़ दो। तो नॉर्मली हम दोनों तरफ से छोड़ देते हैं। दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल यूनिट। मैं इसको आपको अलग से बताता हूँ। बात समझ में आई? इसमें कहाँ गलती है? देखिए इसमें गलती कहाँ? हमने कैलकुलेट किया अपना एफर्ट किसके बराबर? फ्रिक्शन के बराबर। ये हमने इसको कंसीडर किया mg cos 30। इसका एक और कंपोनेंट है mg का। कौन सा? mg sin 30। वो किधर काम करता है? ये अब बताइए, ये वाला फोर्स जो इसको खींच रहा है ये किसके बराबर है? सिर्फ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन प्लस mg sin? हाँ, दोनों के बराबर होगा तो खींचेगा ना, इसलिए हमारा ये आंसर अधूरा। तो
एफर्ट इज इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस mg sin। तो ये हमने क्या निकाला था, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण कितना फोर्स आया हमारा, 10,000 के 850 kg में। ये तो फ्रिक्शन के कारण है। इसके साथ साथ हमको क्या लगाना पड़ेगा, mg sin 30। बताइए mg sin 30 कितना होगा, mg is 10,000 kg, 10,000 kg और इसके साथ multiplied by sin 30, that is half, so this is 500। तो mg sin 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 500। फ्रिक्शन की वैल्यू ये हमने निकाली और दोनों को ऐड कर दिया, 5,000। इन दोनों को ऐड कर दिया तो अब ये कितना हो गया, 5,850। इतना हमको लगाना पड़ेगा। तो 10,000 को खींचने के लिए 5,850 इतना फोर्स लगेगा, तब हम खींचेंगे। ठीक है। अगर इसको 30 को हम और कम करते जाएंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू और कम होती जाएगी। मान लो हमने इंक्लाइन ऐसी बना दी और यहाँ पर एंगल आ गया 10 डिग्री। अब हम साइन इसकी लेंगे, साइन 10 डिग्री। साइन 10 डिग्री की वैल्यू मुझे मालूम होती है, इट हैज टू बी वेरी स्मॉल। ओके, तो उससे क्या होगा, फोर्स एप्लीकेबल शुड आल्सो बी वेरी स्मॉल। इस तरह से हम इस इंक्लाइन के एंगल को कम कर करके अप्लाइड फोर्स को कम कर सकते हैं और अप्लाइड फोर्स को कम करके इतनी सारी चीजों को ऊपर उठा सकते हैं। यही टेक्निक हम लोग अभी तक, अगर हमको एक ट्रक में कार को चढ़ाना है, मोटरसाइकिल को चढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, दो चीजें। नंबर एक, इस एंगल को छोटा बनाते हैं, लंबा इंक्लाइन लेते हैं। दूसरा, यहाँ व्हील लगाते हैं। तो कार और मोटरसाइकिल के व्हील होते हैं, जब भारी चीजें होती हैं तो उसके नीचे हम व्हील वाला एक व्हील बैरो रख देते हैं और एक प्लेटफॉर्म रख देते हैं जिसमें व्हील होता है, उसके ऊपर हमने उस बॉडी को रखा और उसको खींच दिया। तो हमने म्यू को भी कम किया और इस थीटा को भी कम किया, mg sin थीटा को भी छोटा कर दिया और फ्रिक्शन को भी छोटा कर दिया। इस तरह से प्रैक्टिकली हम लोग उसको निकाल सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग यही क्लोज करते हैं। Next class, we will take the next topic. Okay. Other questions go to our frictional force. Yes. Okay. ये एक inclined plane है। Inclined plane पर एक body रखी है जिसका मास है। तो ये नीचे की तरफ कितना फोर्स लगाएगी, mg फोर्स से नीचे गिरना चाहती है, तो ये फोर्स इसका दो डायरेक्शन में इफेक्ट कर सकता है। दो डायरेक्शन कौन कौन सी, जब इधर लगाएगा तो थोड़ा सा फोर्स इधर भी लगेगा और फोर्स इधर लगेगा। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ दिस सेगमेंट। हमने जानबूझकर ऐसे बनाया, एक कंपोनेंट कैसा लिया along this surface और एक कंपोनेंट कैसा लिया परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो mg फोर्स से हमने जो दो कंपोनेंट बनाए हैं ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। हमको मालूम है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इधर खींचना चाहते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन भी along the plane होनी चाहिए। तो वो काम हम किससे करवाएंगे, इस ये वाले को। तो ये कंपोनेंट क्या करेगा, करेगा कुछ नहीं, ये इसको दबाएगा इस सरफेस को। तो ये सरफेस को दबाता है और ये कंपोनेंट आगे ले जाता है। इन दोनों की हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin। तो ब्लॉक को इंक्लाइन पर नीचे ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, mg sin थीटा।
जैसे ही एंटी साइन थीटा फोर्स इस पर लगता है, देयर इज ए इंटेंशन टू मूव। अगर ये इंटेंशन ऑफ मोशन नीचे की तरफ बनता है तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। इसके बाद फ्रिक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है, इसके बराबर कोशिश करना चाहता है लाने की अप्लाइड फोर्स के बराबर। अगर वो अप्लाइड फोर्स के बराबर अपनी वैल्यू ले आता है तो क्या कर सकता है? अपनी कंडीशन को एज इट इज मेंटेन कर सकता है, यानी कोई मूवमेंट नहीं होगा। उस केस में ये अपनी वैल्यू को एंटी साइन थीटा के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकता है, करता है, और इसको बैलेंस कर देता है, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करना। अब हम क्या करते हैं, इस इंक्लाइन का एंगल ऐसे इंक्रीज करते जाते हैं। इंक्रीज करने से थीटा बढ़ता है, थीटा से साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, साइन थीटा की वैल्यू से एंटी साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, यानी कि इस पूरे फोर्स की वैल्यू बढ़ते जाती है। जब इस फोर्स की वैल्यू ऐसे नीचे की तरफ बढ़ती है, ग्रेजुअली बढ़ते जाती है, और ये एक ऐसा टाइम आता है कि फ्रिक्शन की जो लिमिट है, जिसका नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसको ये वाला फोर्स पार कर देगा। तब क्या होगा? इट विल स्टार्ट स्लिपिंग। वो जो एंगल है उसको आप क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोर्स। एंगल ऑफ रिपोर्स। उस एंगल पे ये स्लिप होना शुरू करता है। अब हमने एंगल उससे भी ज़्यादा कर दिया। अगर एंगल उससे भी ज़्यादा है तो एंटी साइन थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी ज़्यादा होगा, तो ये वाला फोर्स बड़ा, ये फोर्स छोटा, एंड देयर विल बी ए नेट फोर्स कमिंग डाउन। उस नेट फोर्स के कारण ये नीचे आना शुरू कर देगा। यहाँ से हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। हमसे पूछा गया है कि हम इस पर कितना फोर्स लगाएं कि ये नीचे मत आए। ओके, अंडरस्टूड है कि ये वाला एंगल ऑफ रिपोर्ट से बड़ा है। अगर इसको यहाँ छोड़ देंगे तो ये स्लिप होके नीचे गिर जाएगा। हम चाहते हैं कि ये नीचे मत गिरे, तो हम पकड़ लेते हैं, पकड़कर पीछे की तरफ एक फोर्स लगाते हैं इधर। तो ये फोर्स कितना होगा? व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द ब्लॉक ऑन द इंक्लाइन? Minimum force required to hold the block on incline. तो हमको समझ में आ रहा है, इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन। अगर ये फोर्स 100 है और ये फ्रिक्शन मैक्सिमम 60 क्रिएट हो सकता है, तो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 40। कम से कम 40 लगाना पड़ेगा। 60 उधर फ्रिक्शन लगाएगा, 40 हम लगाएंगे, 100 फोर्स हो गया। नीचे कितना लग रहा है? 100। इसलिए ये बॉडी वहां पर खड़ी रहेगी। तो उसका एक्सप्रेशन बताइए। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, ये है मिनिमम अप्लाइड फोर्स। This minimum applied force required for holding। ये समझ आ गया कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा बाकी है, ये फ्रिक्शन की वैल्यू बता दीजिए। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? आंसर है म्यू इंटू आर। म्यू इंटू आर। तो म्यू तो इन दोनों के बीच का कोएफिशिएंट है, दैट इज म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। ओके, आर कितना? वेरी गुड। आपने इंक्लाइन के लिए पढ़ा हुआ है। अगर ये इसको नीचे इससे दबाता है तो ये इस पर रिएक्शन इस डायरेक्शन में कितना करेगा? दिस रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका नाम नॉर्मल रिएक्शन क्यों है? क्योंकि ये रिएक्शन सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है? 90। तो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। ये mg के अगेंस्ट ऊपर, वो रिएक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन नहीं। समझ में आया? आपने ये देखा mg के ऊपर हमने ये लगा दिया रिएक्शन, लेकिन हम यहाँ किसको यूज करेंगे? कौन से वाले रिएक्शन को यूज करेंगे? विच इज नॉर्मल टू द सरफेस।
इसलिए हमने mg को यूज करना कि mg cos थीटा को। याद रहेगा हमेशा कौन सा रिएक्शन यूज करना है, विच इज एट राइट एंगल टू द सरफेस। तो ये अब बन गया mg sin थीटा माइनस म्यू इनटू mg cos थीटा। ये हमारा आ गया फोर्स मिनिमम। This is minimum force required to hold the object from slipping, to hold the block on the incline from slipping. ये नीचे स्लिप मत हो जाए, उसके लिए हमने ये एक्सप्रेशन बनाया। अब चाहे तो दोनों से mg कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ठीक है, फ्रॉम स्लिपिंग। अच्छा, उस समय ये यहाँ खड़ा है। अब हमको एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया। That question say what is the minimum force required to move it up? What is the minimum force required to move the block up? अब ये ब्लॉक को मूव अप जब हम करते हैं उस समय के फोर्सेस देखिए। हम ब्लॉक को किधर ले जाना चाहते हैं, ऊपर, तो नेचुरल है हमको फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, ऊपर। ये हमारा अप्लाइड फोर्स। जब हम इधर अप्लाइड फोर्स लगाते हैं और इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो इसका इंटेंशन ऑफ मोशन किधर जाने का, ऊपर कि नीचे? इंटेंशन ऑफ मोशन ऊपर ले जाना चाहते हैं ना, तो इंटेंशन ऑफ मोशन किधर है, ऊपर। तो फ्रिक्शन किधर हो जाएगा, अपोज। तो इस केस में फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, नीचे। देखिए जब वो फिसल कर नीचे आना चाहता था तो फ्रिक्शन किधर लग रहा था, ऊपर। और जब हम उसको खींच के ऊपर ले जाना चाहते हैं तो फ्रिक्शन किधर लगता है, नीचे। ये हाई पॉइंट है इस एक्सप्लेनेशन में। तो अब हम इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं और हम F लगाते हैं, फोर्स अप्लाई। तो ये फोर्स अप्लाइड कितना होगा, ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करें। तो आंसर है इसकी कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दिस प्लस दिस, दोनों का एडिशन। तो यही हमने यहाँ पे आंसर लिख दिया। फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स कैसा, मिनिमम, कम से कम कितना फोर्स चाहिए, force required to move the block up. तो ब्लॉक को ऊपर ले जाने के लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, that F is equal to mg sin theta plus friction। ठीक है, अब आप खुद ही इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। फ्रिक्शन की वैल्यू आपको मालूम है, this is equal to mg sin theta plus mu mg cos theta। mg sin theta plus mu mg cos theta। अगर mg को कॉमन निकाल देंगे then this is sin theta plus mu cos theta। This is the expression for that force, minimum force which is required to keep it, bring it up, to pull it up। या अच्छा, अब देखिए इन दोनों में कौन सा फोर्स बड़ा है, ये वाला, क्योंकि इसमें क्या है, प्लस। ऊपर खींचना है तो नेगेटिव फोर्स ज़्यादा रखेगा, और अगर हमको वहीं संभाल के रखना है कि नीचे मत जाए तो हमारा फोर्स बहुत कम लगेगा। ये अंतर समझ में आया, दोनों का एक्सप्रेशन हमने निकाला। अच्छा, मान लीजिए mg sin थीटा की वैल्यू है 100 ये, और ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के फोर्स की वैल्यू है 40।
ये नीचे आने वाला 100, फ्रिक्शन का फोर्स 40। तो अगर हमको सिर्फ उसको इतना ही रखना है कि नीचे मच जाए, अवॉइड दी स्लिपिंग, तो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 6। समझ आया? 100 माइनस 40, 60 लगाना अप्लाई। अच्छा, अब हमारी नीयत खराब हो गई। हम सोच रहे हैं कि जब हम इसको रोक सकते हैं तो हम इसको खींच भी ले। तो हमने खींचने की कोशिश की, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो हमने 60 को बढ़ा दिया 70 तक। जा पाएगा? नहीं। कितना चाहिए बोलो? कितना फोर्स चाहिए? 140। रोकने के लिए कितना चाहिए था? 60। हमने लगाया 70, ऊपर आया क्या? 80, 90, 100, 1, 10, 20, 30, 40। 40 के बाद जाके ऊपर आया। अब दो चीजें हमको पता लगी। एक, फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द स्लिपिंग इज वेरी लेस। फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल इट अप इज क्वाइट लार्ज। उसके बाद एक चीज और है, ये जो फोर्स है 70, 80, 90, 100, इतना फोर्स जब हम उस पर लगाते तो क्या ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिला? नहीं हिला, मूव नहीं किया। सो फ्रॉम 60 टू 140 कितना है? 80। ये 80 फोर्स का वो रेंज है जिस रेंज में फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट नहीं हिलता, ना नीचे जाता है ना ऊपर जाता है। फिर से, अगर हमने अपना फोर्स 40 से कम कर दिया, हमने अपना फोर्स 40 से कम कर दिया, कितना लगा रहे थे? 60, सॉरी, हमने अपना फोर्स 60 से कम कर दिया, तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। नीचे 100 लग रहा है, फ्रिक्शन 40 लग रहा है, हमको 60 लगाना चाहिए, हमने लगाया 50, तो क्या हो गया? तो हमारा रेंज 60 से 40, हमने 60 लगाया, ब्लॉक रुक गया, 70 लगाया, ब्लॉक रुक गया। तो ब्लॉक को रोकने की लोअर लिमिट क्या है? 60। कैसे आया? दिस इज द मिनिमम फोर्स। व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स अप टू विच इट विल नॉट मूव? 140 से ऊपर जाएगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो 60 टू 140 ये वाला जो फोर्स का रेंज है, इसमें से आप कोई भी फोर्स लगाइए, वो क्या करेगा? खड़ा है। ये बात समझ में आए? तो इसके लिए हमारा एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फोर्स फॉर विच दिस ऑब्जेक्ट विल नॉट? तो इसको हम नोट करते हैं, व्हाट इज रेंज ऑफ द फोर्स फॉर विच द ऑब्जेक्ट विल नॉट? Range of force for which object will not move। तो देखिए, यहां से लेके वहां तक इसका रेंज कितना है बताइए, अलजेब्रिकली बताइए। ये थोड़ा सा आपका मैथमेटिक्स का टेस्ट हो गया। देखो, ये एक लेवल है, इस लेवल का नाम है mg sin थीटा। mg sin थीटा, ये mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, ये हमने कितना किया? म्यू mg cos थीटा, ये नीचे किया, ये फोर्स आ गया। इस फोर्स तक, इसके ऊपर के फोर्स, इसको रोक कर रखते हैं, इसके नीचे का फोर्स होगा तो स्लिप हो जाएगा। अब हम फोर्स बढ़ाते चले गए, बढ़ाते 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 कितना फोर्स, कितना बढ़ा दिया? म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा बढ़ा दिया। तब तक ये मूव नहीं हुआ, उसके ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर जाएगा तो मूव होगा, यहां तक नो मूव। और यहां पर कैसा है? मूव अप, यहां पर नो मूव। इससे कम कर देंगे तो मूव डाउन। ये वाली अल्फाबेट समझ में आई? ये वाला फोर्स कितना है? दिस फोर्स इज mg sin थीटा। इसको हम कम करते गए, कितना कर दिया?
म्यू mg sin थीटा में जब म्यू mg cos थीटा हम लगाते हैं इस तरफ माइनस करते हैं तो ये वाली कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। प्लस कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, उससे ज्यादा होगा तो मूव करेगा। यहाँ कब मूव करेगा? जब इससे कम होगा। इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। इस फोर्स के रेंज में ये मूव नहीं करेगा। और ये रेंज कितना बड़ा, इसको देख के आप बता सकते हैं ये कितना है, म्यू mg cos थीटा। ये कितना है, म्यू mg cos थीटा। दोनों मिलाकर कितने हुए? 2 म्यू mg cos थीटा। इस फोर्स के रेंज में ये मूव नहीं करेगा। इसको सीधे सीधे शब्दों में 60 में 60 उसका वैल्यू हमने इसकी वैल्यू क्या बताई थी? 100। ओके, 60 से अप्लाइड फोर्स 60। जब हम 60 फोर्स लगाते हैं तो ये मूव नहीं करता। 70 लगाते हैं मूव नहीं करता। कब तक मूव नहीं करता? 140 तक। 60 to 140 कितना हुआ? 60 to 140 इज 80। ये 80 कहां से आया? ये वाला 40 पहले माइनस हो रहा था, ये वाला 40 अब इसमें प्लस हो रहा है। 40 प्लस 40 80। ये 40 क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। तो कितने बड़े रेंज के लिए ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया? 2 म्यू mg cos थीटा डबल दी फ्रिक्शन। कुछ बात आ रही समझ में? उस रेंज के लिए ये मूव नहीं करेगा। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ द फोर्स फॉर विच द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। इससे ऊपर मूव करता है और mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इससे नीचे मूव करता है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस क्या बताएगा हमको? रेंज। जिस रेंज में वो मूव नहीं करता। तो ये रेंज कितना आ गया? mg sin theta minus mg sin theta is cancelled. What we get is 2 mu mg cos theta. This is the range of the force for which this will not. कुछ बात आ रही समझ में? सबसे कम फोर्स हमने कितना लगाया? माइनस म्यू mg cos थीटा करके mg माइनस म्यू mg cos थीटा। ज्यादा से ज्यादा फोर्स कितना लगाया? mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। और इसके बीच के सब फोर्स के लिए मूव नहीं किया। तो इसके बीच में कितना फोर्स? माइनस से लेके प्लस तक हम गए। बीच में जीरो लाइन है, माइनस से प्लस तक गए। म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। फ्रिक्शन फ्रिक्शन डबल दी फ्रिक्शन। ठीक है? तो ये एक क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है एंड दिस इज हाउ यू विल गेट। और इसमें आप ये बनाएंगे मिनिमम, वो बनाएंगे मैक्सिमम, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? रेंज फॉर विच इट विल नॉट। आपसे दो लिमिट भी पूछी जा सकती है। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ फोर्स फॉर विच इट विल मूव? तो हम क्या बोलेंगे? आइदर दिस फोर्स शुड बी लेस देन what? mg sin theta minus mg cos, or it should be more than mg sin theta plus mu mg cos। या तो इससे नीचे हो माइनस वाले से, या प्लस वाले से ऊपर। बीच में रहेगा तो मूव नहीं करेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो इससे थोड़ा सा हम लोग को फ्रिक्शन की एप्लीकेशन, we know that force is a friction, फ्रिक्शन इज ए फोर्स। एक टाइप का फोर्स फ्रिक्शन है। फोर्स वर्क कर सकता है, तो क्या फ्रिक्शन भी वर्क कर सकता है? हालांकि वर्क के चैप्टर में आएगा, पर हम लोग वर्क के बारे में प्रिलिमिनरी जानते हैं दैट वर्क इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क दो तरह के, तीन तरह के होते हैं। तो वर्क में भी पॉजिटिव, वर्क में भी नेगेटिव एंड वर्क में भी जीरो। फ्रिक्शन कैसा वर्क करता है? तो आंसर है फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करता है। तो लिखिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन।
और ये इसने इधर मूव करना शुरू किया, वेलोसिटी इस तरफ है। जब इसकी वेलोसिटी इस तरफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन किधर होगा? दिस इज फ्रिक्शन। जब इसकी वेलोसिटी इस तरफ है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ होगा, डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच कितना एंगल है? 180 डिग्री। और वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 180 and cos 180 is equal to -1. So this is negative. -1 into force into displacement. ये तो ये हमको क्या बताता है कि वर्क डन कैसा होता है? निगेटिव। निगेटिव वर्क क्या होता है? जिसमें हमारी एनर्जी खर्च होती है, दैट इज निगेटिव वर्क। तो फ्रिक्शन कैसा काम करता है? तो आंसर है फ्रिक्शन हमेशा निगेटिव वर्क करता है, इट इज नेवर डूइंग पॉजिटिव। नोट कर लीजिए, नेवर डूइंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर हम वेलोसिटी इस तरफ है, फ्रिक्शन इस तरफ है, अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट को इधर कर दें तो वर्क कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो हमने क्या किया? वेलोसिटी को इधर कर दिया। जैसे ही हमने वेलोसिटी को इधर करके ब्लॉक को इधर खींचना शुरू किया, फ्रिक्शन किधर चला गया? अगेन द एंगल इज 180। तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली वेलोसिटी के अगेंस्ट होता ही है, उल्टा। इसलिए वर्क डन हमेशा उसका कैसा रहेगा? नेगेटिव। तो फ्रिक्शन इज ऑलवेज डूइंग ए नेगेटिव वर्क। That means there is always a loss of energy. Loss of energy. ओके, उसके बाद थोड़ी सी छोटी छोटी बातें फ्रिक्शन के बारे में और है। हमने देखा स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? आंसर है 0 से स्टार्ट होती है, बढ़ के कहाँ तक जाती है? लिमिटिंग। उसके बाद वो नहीं बढ़ता। अगर हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ा दें तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करेगा। जैसे ही मूव करना शुरू करेगा उस पर कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई हो जाएगा? उस फ्रिक्शन का नाम हमने क्या रख दिया? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मूव करती हुई चीज पर एक दूसरी तरह का फ्रिक्शन काम करेगा, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। वो क्या करता है? मूव करने को अपोज करता है, उसके मोशन को कम करने की कोशिश करता है। तो जब हम किसी व्हीकल पर जा रहे होते हैं तो फ्रिक्शन का फोर्स हमेशा उसके मोशन को कम करेगा, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन उसके मोशन को कम करेगा एंड वी वांट टू मेंटेन द मोशन। हम उस मोशन को मेंटेन करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि जितना फ्रिक्शन का फोर्स उसको पीछे की तरफ लग रहा है उतना फोर्स हम अपने इंजन से सामने की तरफ लगा दें, जो कि उस फ्रिक्शन के फोर्स को कैंसिल कर देगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। Then will the car move? Answer is yes. It will keep moving. पहले जो स्पीड हमने बना दी इनर्शिया वेलोसिटी के कारण वो स्पीड से चलती रहेगी। फिर से सुनिए, हमारी कार की स्पीड शुरू में बढ़ती है इस फ्रिक्शन के कारण। इसको यूज करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन से व्हील के 2 पॉइंट को पकड़ा देते हैं और बाकी व्हील को रोटेट करते हैं। इंजन से गाड़ी आगे बढ़ जाती है। तो मोशन करने में कौन हेल्प किया? स्टैटिक। स्पीड जब भी हमको बढ़ानी हो कौन हेल्प करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ये कार चल रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, एक जैसी वेलोसिटी से चल रही है और हम व्हील को नहीं घुमा रहे हैं, एक्सीलरेटर नहीं दे रहे हैं, उस समय हम क्या देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी कम होनी शुरू हो गई। वेलोसिटी कम कब होती है? तो हमको फर्स्ट लॉ याद है, वेलोसिटी तो एक जैसी हमेशा रहनी चाहिए। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, या फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि वो कम क्यों होगी? तो उस पर फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स कौन सा हमने डिस्कवर किया? कौन सा? फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन का नाम हमने क्या रखा? काइनेटिक, क्योंकि ये चलती हुई स्टेट में अप्लाई हुआ है। ये काइनेटिक फ्रिक्शन उसको कम करता है। हम चाहते हैं कि वेलोसिटी कम मत, जितनी है उतनी ही रहे, तो हमको फ्रिक्शन के फोर्स को कैंसिल करना पड़ेगा।
फ्रिक्शन का फोर्स बॉडी पे लग रहा है, उसी बॉडी पर हम एक फोर्स लगाते हैं इंजन से। वो फोर्स किसके बराबर रखते हैं? फ्रिक्शन। तो हमारा फोर्स किस काम में आया? फ्रिक्शन को कैंसिल करने के काम में आया। फिर बॉडी चलती किससे है? बॉडी तो पहले ही चल रही है। तो इनर्शिया वेलोसिटी से बॉडी चलती जाती है, जितना फ्रिक्शन पैदा होता है उसको हम इंजन के फोर्स से कैंसिल कर देते हैं। अगर हमको स्पीड बढ़ाने की इच्छा है तो हम अपना अप्लाइड फोर्स बढ़ा देंगे, फ्रिक्शन कम, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हमको गाड़ी स्लो करनी है तो हम ब्रेक नहीं लगाते, इंजन को कम कर देते हैं, गाड़ी स्लो करने का काम कौन कर देता है? फ्रिक्शन। और स्पीड से कम करनी है तो हम फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं। किससे बढ़ाते हैं? ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन के दो काम होते हैं, मूव भी कराता है और रोकता भी। ओके, तो ये फ्रिक्शन कैसा काम कर रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन निगेटिव वर्क कर रहा है, वर्क डन को रोकता है। इंजन कैसा काम करता है? सामने फोर्स लगाता है और डिस्प्लेसमेंट भी सामने हो रहा है, दैट वर्क डन इज पॉजिटिव। तो इंजन पॉजिटिव वर्क कर रहा है, फ्रिक्शन निगेटिव वर्क कर रहा है। ये कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझ लीजिए। ये एक व्हील है, ये इसका एक पॉइंट है ए, ये नीचे पॉइंट है जेड। इस व्हील को हमने सामने खींचा ए, ये दूसरा पॉइंट आ गया वाई, फिर यहां खींचा ए, ये तीसरा पॉइंट आ गया एक्स, और ये व्हील ऐसे आगे बढ़ गया। नीचे का पॉइंट कौन सा है? ए। दूसरा केस देखिए, ये पॉइंट ए यहां चला गया, यहां कौन आ गया? बी। ये पॉइंट यहां चला गया, ये यहां आ गया सी। यहां पर ए इसके कांटेक्ट में है, यहां पर पहले ए फिर बी फिर सी, ये पॉइंट का कांटेक्ट बदल रहा है। इन दोनों मोशन के हमने अलग अलग नाम रखे। इस मोशन का नाम रखा स्लाइडिंग, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? घसीटना, पकड़ा खींच लिया। दूसरा, इसको हम क्या कहते हैं? रोलिंग, घुमा दो। तो स्लाइडिंग और रोलिंग, इनकी फिजिक्स में क्या डेफिनेशन हुई? सुनिए, when the point of the object in contact is not changing, then the motion is sliding. When the point in contact keeps on changing, then it is rolling motion. ये दोनों की डेफिनेशन। सो फिर से नोट कर लीजिए, when point of contact of moving body do not change, then it is sliding. Sliding friction.
उसके पार्ट है काइनेटिक फ्रिक्शन। इसलिए दोनों कैसा वर्क करते हैं? नेगेटिव वर्क करते हैं। फ्रिक्शन में कौन सा फ्रिक्शन इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है? तो आंसर है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा। आपको दिख रहा है किसी भी चीज़ को हम घसीटते हैं, स्लाइड कराते हैं तो उनको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, रोल कराते हैं तो कम फोर्स लगाना पड़ता है। और फोर्स किसके बराबर लगाते हैं हम? फ्रिक्शन के बराबर। इसका मतलब रोलिंग का फ्रिक्शन कम। तो वैल्यू ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन is very small compared to sliding friction. अब हमने जितनी तरह के फ्रिक्शन पढ़े उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग और रोलिंग, इसमें सबसे छोटा कौन है? रोलिंग। ऑटो एडजस्टिंग इज नॉट ए फ्रिक्शन, वो तो हमने जितना फोर्स लगाया उतना फ्रिक्शन होगा, वो जीरो से स्टार्ट होता है और लिमिटिंग तक जाता है। ओके, तो स्लाइडिंग और रोलिंग में सबसे छोटा कौन सा होता है? रोलिंग। अगली चीज ग्राफ। जब हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते जाते हैं तो ये हमने बनाया अप्लाइड फोर्स। तो फ्रिक्शन का फोर्स भी चेंज होते जाता है। शुरू में जब हमने बॉडी पर जीरो फोर्स लगाया, बॉडी नहीं चली क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स जीरो, हमने 5 फोर्स लगाया, बॉडी नहीं चली क्योंकि फ्रिक्शन भी कितना हो गया? 5। दोनों फोर्स आपस में कैसे? इक्वल। जब जैसे जैसे हम अप्लाइड बढ़ाते हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन का फोर्स भी बढ़ता है। ये ऐसे इसको 5, ये भी कितना हो गया? 5, इसको 10, ये भी 10। ऐसा जब हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते बढ़ाते जाते हैं तो फ्रिक्शन भी बढ़ते चला जाता है, करते करते लिमिट आ गई। अगर लिमिट आ गई तो फ्रिक्शन अब नहीं बढ़ेगा। तो जब हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं तो अब ये ऊपर नहीं बढ़ता है, ये ऐसे होता है। ये दिखाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद भी हमने अप्लाइड फोर्स बढ़ा दिया तो ये फ्रिक्शन क्या हो गया? कम। तो ये कौन सी स्टेज आ गई? चलने की। क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देगा। तो ये वाला एरिया किसका है? काइनेटिक फ्रिक्शन। ये वाला स्टैटिक फ्रिक्शन। ये वाला यस, दिस इज लिमिटिंग। लिमिटिंग से ज्यादा फोर्स लगाया काइनेटिक, से पहले स्टैटिक। ये काइनेटिक कब लगेगा? बॉडी स्टार्ट मूविंग। तो ये हमने कैसे एक्सपीरियंस किया? जिस समय बॉडी चलती है उस समय फ्रिक्शन कम हो जाता है। जब हम उसको चलाना चाहते हैं गाड़ी को तो हमको फर्स्ट गियर लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। और जैसे ही गाड़ी चलती है तो हमारे फोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, हम सेकेंड गियर थर्ड गियर लगा के स्पीड को बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमारी फोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो। उससे हमने ये ग्राफ बनाया। ओके, तो ये ग्राफ आप याद रखिएगा। ऊपर जाके नीचे क्यों आया? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, ये याद रहेगा। इसलिए ये इससे कम है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है जो कि स्टैटिक का पार्ट है। ठीक, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन देना है उस समय वो फ्रिक्शन उसका सबसे ज्यादा, उस समय वो सबसे ज्यादा अपोज करती है, उस समय हमको अप्लाइड फोर्स सबसे ज्यादा लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है और आराम से वो चलती है। उस समय हमको उसमें मेंटेन करने के लिए कम फोर्स की जरूरत पड़ती है, स्टार्ट करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम अगली चीज पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन कहाँ होता है। तो आंसर अभी तक जो हमने इतना सब पढ़ा उसमें हमने एग्जाम्पल जितने भी पढ़े उसमें ये देखा कि फ्रिक्शन हमारी लाइफ में हर जगह होता है।
ग्राउंड पे होता है, कार में होता है, पैदल चलते होता है, मशीनों के बीच में होता है, सब में होता है। तो एक छोटी सी स्टडी हम लोग करते हैं 4-6 लाइन की कि फ्रिक्शन हमारे लिए क्या क्या एडवांटेज लाता है और क्या क्या डिसएडवांटेज लाता है। तो नोट करिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेज, फ्रिक्शन के एडवांटेज क्या होते हैं? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम तो चल भी नहीं सकते। किसी भी चीज को मूव करना है, कार को मूव करना है तो क्या चाहिए? फ्रिक्शन। वो लॉक करेगा तब व्हील आगे मूव करेगा। वैसे ही हम चलते हैं, फ्रिक्शन चाहिए। किसी भी चीज को मूव करना है तो फ्रिक्शन चाहिए, और अगर चीजें मूव नहीं होंगी तो ये दुनिया नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं अगर हम चल नहीं पाएंगे तो एक ही जगह पे रहेंगे जिंदगी भर, नॉट पॉसिबल। इसी तरह से हम किसी भी चीज को चलाना चाहें तो उसको फ्रिक्शन चाहिए। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है फ्रिक्शन, दैट इज इट्स एडवांटेज। सो मोशन इज लाइफ एंड मोशन इज ड्यू टू फ्रिक्शन। मोशन के बिना लाइफ नहीं है, और मोशन किससे होता है? फ्रिक्शन से होता है। देयरफॉर फ्रिक्शन इज कंपल्सरी फॉर आवर लाइफ। फ्रिक्शन इज कंपल्सरी फॉर लाइफ। अच्छा, अब उसके बाद अगली चीज सुनिए। जब भी हम चलते हैं, कार में जाते हैं, हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? मजा तो बहुत आता है, प्रॉब्लम कब होता है? जब हमको पेट्रोल डलवाना होता है। ठीक है, पैसा खर्च होता है। हम ये चाहते हैं कि कार तो चले पर पेट्रोल मत चले, तो पेट्रोल हमको जलाना ही क्यों पड़ता है? हमारा क्या कहना है कि हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम ये जानते हैं कि एक फिनोमिना होता है इनर्शिया वेलोसिटी। एक बार कार को हमने वेलोसिटी दे दी 60, चलती जाए, बाइक को जाके रोक लेंगे। कि बीच में पेट्रोल खर्च करने की बात कहाँ से आ गई? क्यों करते हैं पेट्रोल खर्च? तो क्यों फोर्स अप्लाई करेंगे? मोशन में तो ले आए, 60 में आ गया, उसके बाद इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी से उसको चलते जाना चाहिए। फ्रिक्शन उस वेलोसिटी को कम करता है और हम मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है, पेट्रोल जलाना पड़ता है, उस फ्रिक्शन को कैंसिल कर देते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, हमारा खर्च नहीं होता। तो फ्रिक्शन है ओके। तो हम ये बोलते हैं चलो इस दुनिया में स्टैटिक फ्रिक्शन है, गाड़ी चालू हो गई, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स लगाए। ओके, ठीक है, इज राइट। काइनेटिक फ्रिक्शन गाड़ी को रोकने का काम करता है और इसलिए हम पेट्रोल खर्च करते हैं। तो पेट्रोल इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी और हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी वेस्ट होते जा रहा है, खर्च होते जा रहा है। क्यों? फ्रिक्शन के कारण। जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा हमको पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा। सो वी आर ऑलवेज वेस्टिंग आवर एनर्जी सोर्सेज बिकॉज देयर इज ए फ्रिक्शन। इसी तरह से हमने एक पंखा चलाया, पंखा चालू हो गया, मोशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद हम स्विच बंद कर दें तो इनर्शिया से क्या होना चाहिए? पंखा चलते रहना चाहिए। रुक जाता है, क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द एयर, ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द बेयरिंग्स, सब तरह के फ्रिक्शन के कारण वो रुक जाता है। इसीलिए उसको मेंटेन करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है, पावर हाउस चला के रखना पड़ता है। इतना ज्यादा हमारा एनर्जी वेस्ट होता है, क्यों? फ्रिक्शन के कारण। तो फ्रिक्शन क्या है? हमारा दुश्मन। फ्रिक्शन एक हमको नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, क्योंकि हम इसके कारण बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करते हैं।
इसको ओवरकम करने के लिए। दूसरा, फ्रिक्शन के कारण चीजें घिसती। पंखा चलेगा, चलते चलते घिसेगा तो 4 साल बाद इतना घिस जाएगा, हमको फेंकना पड़ेगा। साइकिल घिस जाती, मोटरसाइकिल घिस जाती, कार घिस जाती, उसी को हम कहते हैं चीजें पुरानी हो गई, घिस गई। घिसने का एक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हमारी चीजों में वियर एंड टियर पैदा करता है। तो फ्रिक्शन हमारे दो नुकसान करता है, एक लॉस ऑफ एनर्जी और दूसरा वियर एंड टियर। ये जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है ये किस फॉर्म में होता है? हीट के फॉर्म में। चीजें गर्म हो जाती हैं चलते चलते और उससे लगातार हीट निकलते रहती है, दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी। पंखे को अगर आप छू कर देखेंगे उसकी मोटर गर्म, मोटरसाइकिल चलती है, इंजन गर्म हो जाता है, वो लॉस ऑफ एनर्जी है। और वो किसके कारण हुआ? फ्रिक्शन के कारण। सो फ्रिक्शन इज ऑलवेज द सोर्स ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड दिस गिव्स वियर एंड टियर। तो ये हमारा मटेरियल नुकसान करता है। इससे हमको क्या पता लगता है? दिस इज ए डिसएडवांटेज एंड दिस इज, और ये इतना ज्यादा दुनिया में हो रहा है कि इसको हम हर जगह होता है, तो इसको हम क्या करेंगे? फ्रिक्शन इज एन इविल, एक बुरी चीज है। दोनों को देखिए, तो फ्रिक्शन हमारा दोस्त है कि नहीं? नहीं, दोनों। फ्रिक्शन हमारा दोस्त है पर फ्रिक्शन एक राक्षस है। ठीक, राक्षस है पर हमारा दोस्त, दोनों चीज। इसका ये मतलब है फ्रिक्शन इज कंपल्सरी फॉर आवर लाइफ। उसके बिना तो मोशन नहीं है, उसके बिना हमारी लाइफ नहीं है। पर फ्रिक्शन कैसा है? बुरा। तो ठीक है, आगे से जब भी आपको पेरेंट्स कहेंगे हमारा दोस्त बुरा, बोलना ठीक है, फ्रिक्शन चाहिए। क्यों? फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। तो नेसेसरी भी है लेकिन इविल है, तो हमको रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा समय का आता है फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। ओके, ये कभी कभी 1 मार्क में पूछा जाता है, 2 मार्क में पूछा जाता है, व्हाई फ्रिक्शन इज कॉल्ड नेसेसरी इविल। आंसर, बिकॉज इट हैज गॉट एडवांटेज इन आवर लाइफ। वी कैन नॉट कंसीडर लाइफ विदाउट फ्रिक्शन। आज आप इतनी बात क्यों कर रहे हैं? नई पिक्चर लेकिन क्या? हाँ, इधर ध्यान दीजिए। So friction is necessary because friction is required for motion and motion is our life. Friction always wastes our energy and it always leads to wear and tear. This is evil. So we have to have the friction and it will always give us a disadvantage. So it is a necessary. बस 3 लाइन से ज़्यादा नहीं। That is 2 marks 1. Okay. So ये फ्रिक्शन के बारे में हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में आपने पढ़ लिया। इसके बाद ये दोनों के इफेक्ट को हम कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा दोस्त बना रहे पर नुकसान कम से कम करें। तो आपको क्या करना चाहिए? काइनेटिक फ्रिक्शन को कम करना है, स्टैटिक फ्रिक्शन को बढ़ाना है। क्योंकि मोशन कौन करता है? स्टैटिक। और नुकसान कौन करता है? काइनेटिक। याद रखिएगा कि स्टैटिक और काइनेटिक में एडवांटेज किससे है और लॉस किससे है। तो हमारा आंसर क्या होगा? स्टैटिक इज हेल्पिंग अस, काइनेटिक इज डिसएडवांटेज, इट इज गिवन अस लॉस। तो हम किसको बढ़ाना चाहेंगे, किसको कम करना चाहेंगे? राइट। स्टैटिक को बढ़ाने की जरूरत कब पड़ती है? जब हमारा व्हील स्लिप होता है। जब हम बड़ी स्पीड से दौड़ना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? स्पाइक्स पहन लेते हैं। स्पाइक्स पहनने से क्या होता है? फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। वी वांट टू इंक्रीज, क्योंकि फ्रिक्शन ही अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है और हम इतनी जोर से एक्सेलरेशन लेना चाहते हैं कि अप्लाइड फोर्स बहुत ज्यादा होगा। तो हमको सामने फ्रिक्शन भी बहुत ज्यादा चाहिए, अदरवाइज स्लिप हो जाएंगे। तो ज्यादा फ्रिक्शन के लिए हमको न्यू ज्यादा चाहिए। वो कैसे क्रिएट करेंगे? स्पाइक्स। सरफेस टू सरफेस न्यू का नेचर होता है। तो हमने रबर सोल के जूते पहने, उसके बाद भी न्यू की वैल्यू 5 आई, 5 से ज़्यादा नहीं बढ़ती।
लेकिन हम जो एक्सेलरेशन लेना चाहते हैं उसमें हमारा फोर्स 7g के बराबर है, तो हमको म्यू की वैल्यू 7 चाहिए। हम क्या करते हैं, सरफेस को बदलते हैं। अब हम जूते की सरफेस स्पाइक्स वाली लाते हैं, अब उसका फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा। वी कैन रन विदाउट स्टैटिक फ्रिक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, जब कोई व्हील स्लिप करता है तो हम क्या करते हैं, सूखी मिट्टी डालते हैं, रेत डालते हैं, उसमें कोई चीज़ डालते हैं ताकि उसका फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए एंड वी गेट द रिक्वायर्ड फोर्स फॉर द मोशन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन हमको जो नुकसान करता है उसे हमें क्या करना है, कम करना है। हाउ टू डिक्रीज इट? सो द आंसर इज, बेसिक आंसर इज टू कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन। घसीटने की बजाय चीज को पलट के ले जाना चाहिए। ये ऐसे भी मैं ले जा सकता हूँ और इसको ऐसे भी ले जा सकता हूँ। इसमें मुझे कम फोर्स लगेगा और इसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा। ये कौन सा है, स्लाइडिंग, और ये कौन सा है, रोलिंग। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग, वी शुड कन्वर्ट इट। स्लाइडिंग को रोलिंग में कन्वर्ट करने के एक दो छोटे छोटे तरीके हैं। पहला, हम बेयरिंग लगा देंगे किसी भी चीज़ में। बेयरिंग क्या होता है, रोलर बेयरिंग, ये और इसके बीच में ये छर्रे भरे हैं बॉल्स। इसके साथ हमने अपना व्हील लगा दिया और इसके साथ एक्सल लगा दिया, एक्सल, और ये व्हील घूमता है, एक्सल कार के साथ चलता है। इन दोनों के बीच ये मूविंग पार्ट है, ये स्टेशनरी पार्ट है, तो इन दोनों के बीच फ्रिक्शन होगा, रिलेटिव मोशन। इन दोनों के बीच फ्रिक्शन होगा। ये फ्रिक्शन रोलिंग भी हो सकता है और स्लाइडिंग भी हो सकता है। अगर हमने ये बॉल लगा दिए तो सब बॉल क्या करने को शुरू हो जाएंगे, रोल। तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, रोलिंग, विच इज मिनिमम। अगर हम ये नहीं लगाते तो क्या होता, इस पे चली जाती, या ये ऐसे हमने लगा दिया। अब ये ऊपर वाला पोर्शन अंदर वाले पोर्शन के ऊपर घिसते जाता है ऐसे, और आप देखते हैं अगर हम उंगली को भी ऐसा करते हैं तो ये गर्म हो जाती है। सो मच फ्रिक्शन, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसलिए हम बॉल बेयरिंग यूज करके इसको रोलिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरा काम हम क्या करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 बॉल्स है, इसकी बजाय हमने 12 कर दिए। तो 12 कर दिए, ज़्यादा चीज़ें घूमने वाली हो गई तो फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा, और कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम हो जाएगा और कन्वीनियंटली वो मूव करेगा। उस 12 को हमने 100 कर दिया और अच्छे से मूव होगा। 100 कैसे करते हैं, ये अंदर है, इसके ऊपर हमने सुई रख दी। सुई जानते हैं, 1 2 3 4 ऐसे पिन रख दिए और पिन के ऊपर इसको रोलर को रखा, घुमाया। इसको आप घुमा के देखिए, इतना करके छोड़िए, ऊपर है, ठीक है, दैट इज बेयरिंग। उसको हमने और छोटा किया, 12,000 कर दिया। क्या चीज़ हो सकती है ऐसी जो उसको 12,000 कर दे? नहीं, ओके, हमने उसमें तेल डाल दिया, ऑयल डाल दिया। ऑयल के छोटे छोटे मॉलिक्यूल गोल्ड शेप, वो सब यहाँ भर गए। ये अंदर की सरफेस, ये बाहर की सरफेस, और ये ऑयल, इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल सब क्या बन गए, रोलर बेयरिंग। अब हम इसको घुमाते हैं, ये सब क्या करते हैं, घूमते हैं मॉलिक्यूल, बेयरिंग बन गया। हम इसको क्या बोलते हैं, लुब्रिकेशन। तो बेसिक एक्शन हम कर क्या रहे हैं, स्लाइडिंग को रोलिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। उस कन्वर्शन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, सुई को यूज कर सकते हैं, बॉल्स को यूज कर सकते हैं। तो किसको यूज करें, इसको यूज करें, ये एक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग में हम लोग जानते हैं कि अगर हमने वजन रखना है 10 किलो 50 किलो, इसको यूज कर लेंगे। और अगर हमने वजन रखना 50 टन 10 टन, तो ये दब जाएगा, तो हम इसको यूज कर लेंगे, बॉल बेयरिंग। अगर हमारा वजन 100 टन है और बड़े बड़े बॉल लेके यूज कर लेते, इसको और बढ़ा लेते।
लेकिन फिजिक्स क्या बोलती है कि हम क्या कर रहे हैं, स्लाइडिंग को रोलिंग में कन्वर्ट करते हैं और उससे हम काइनेटिक फ्रिक्शन को कम करते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन को कम करने के लिए बॉल बेयरिंग इज वन टेक्निक, लुब्रिकेशन इज अनदर टेक्निक। लुब्रिकेशन, इस तरह से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक बार हमको और करना है, जब हम फ्रिक्शन की यूटिलिटी पढ़ेंगे अलग अलग जगह पर, वो हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, गोल घुमाने वाला फोर्स, बहुत तरीकों से क्रिएट किया जाता है। उसमें एक तरीका होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के फोर्स को सेंट्रीपिटल बनाने के लिए किस तरह से यूज किया जाता है, दिस वी विल स्टडी व्हेन वी स्टडी द फोर्सेस इन सर्कुलर मोशन। फोर्स के चैप्टर में वो भी है, इसके बाद हम इसको लेंगे। ओके, so these are all about principles of friction, and tomorrow we will change the topic.